नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 12 मार्च 2023। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कौन कौन सा है डिस्कस करते हैं। देखिए, वैसे 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। इसके साथ साथ द हिंदू न्यूज़पेपर का साइंस एंड टेक पेज भी हम डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक न्यूज़ ये है दोस्तों, हमारा नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। बजट टारगेट जो था 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए वो अचीव होने वाला है, तो इस न्यूज़ को हम देखेंगे। फिर ओडिशा का जो पुलिस कमिश्नरेट है दोस्तों, वो चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करने के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लेके आया है, वो क्या है देखेंगे। फिर सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज़ है दोस्तों, इसके लिए कम से कम 1 करोड़ पीपल को स्क्रीन करना था इस फाइनेंशियल ईयर में, पर अभी तक केवल 1% ऑफ टारगेट अचीव हुआ है। इसके बारे में देखेंगे। फिर वाइल्ड एनिमल्स का कंजर्वेशन के लिए, उनका वेलफेयर के लिए, केयर के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी एस्टैब्लिश किया था, तो उस कमिटी का पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रीज किया है, उस बारे में देखेंगे। फिर देखिए, कुछ स्टेट्स का डिमांड यह है लाइटनिंग को भी एज ए नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करना है। अभी के हिसाब से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सर्टेन डिजास्टर्स को नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर किया है, उसमें लाइटनिंग को भी इंक्लूड करना है करके कुछ स्टेट्स का डिमांड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ है, एक डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड न्यूज़ है, हाई सी ट्रीटी से रिलेटेड न्यूज़ है और टाइप 2 डायबिटीज से रिलेटेड न्यूज़ है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपका एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में काम आ रहा है, तो आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को रेकमेंड कीजिएगा एंड यूट्यूब में इस वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज़, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन राइसेस 16.8% क्लोजर टू बजट टारगेट फॉर 2022-23। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी टैक्सेशन, ये सब में न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए, इस पर्टिकुलर न्यूज़ में काफ़ी सारे फिगर्स दिया हुआ है, जैसे कि इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है अगर आप पिछले महीने से कंपेयर करोगे, पिछले साल से कंपेयर करोगे, और इतना लाख करोड़ रुपीस का कलेक्शन हुआ है। नो, ये सारे जो डाटा है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे डाटा चेंज होता रहता है, तो ये सब बाय हार्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर न्यूज़ में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं आपको पता ही होगा, बस आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मतलब क्या होता है। इधर डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात किया जा रहा है। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? देखिए, 2 तरह के टैक्सेस है, वन इज डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो एज द नेम इंडिकेट्स, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है, जो आपका इनकम से डायरेक्टली काटा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका इनकम जो है उससे जो डायरेक्टली टैक्स काटा जाएगा ना, उसे डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल इनकम टैक्स, आपका इनकम के हिसाब से कुछ परसेंटेज काटा जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट कंपनी से, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से जो पैसे काटा जाता है उनका इनकम के हिसाब से। तीसरा, सिक्योरिटीज ट्रांसैक्शन टैक्स, वो क्या होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ ट्रांसैक्शंस करते हो उसके ऊपर भी कुछ टैक्सेस लगता है दोस्तों। तो ये सारे टैक्सेस जो है ये डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट टैक्स मतलब आपका इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, वेरास इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुकान में जाकर कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा है या फिर किसी से कुछ सर्विस ले रहा है, तो भी सी बात है आपको पैसे देना होगा। जब आप पैसे दोगे या फिर दुकानदार आपको बताओगे इतने पैसे हुए, तो जो पैसे आपसे लिया जाएगा ना, वो इंक्लूडिंग टैक्स होगा। वो जो टैक्स है ना, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। बेसिकली गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है, जो आपसे इनडायरेक्टली लिया जाता है, उसे आप इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है। आई होप आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया होगा। अब न्यूज क्या है दोस्तों, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन राइसेस 16.8% क्लोजर टू बजट टारगेट फॉर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए, इधर नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मतलब क्या होता है, इट इज द ग्रोस कलेक्शन माइनस इनकम टैक्स रिफंड्स। देखिए, होता क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करते हैं ना, जब आपका बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं, तो बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने से पहले ही इनकम टैक्स कुछ टैक्स काटेगा, उसे कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बाद में ये जो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काटा है वो आप
रिफंड क्लेम कर सकते हैं। मतलब आप बता सकते हैं कि भाई मेरा और भी खर्चा है, जैसे कि मेरा माँ बाप का मेडिकल एक्सपेंसेस इतना हुआ, मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा के रखा है, मैंने इतने पैसे चैरिटी के लिए दिया है, तो वो सब बोल के आप वो टीडीएस जो है वापस क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पैसे रिफंड करते हैं। तो अगर नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले जितना डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ वो देखना पड़ेगा, उसमें से इनकम टैक्स रिफंड्स जो दिया है उसे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है 16.8% इंक्रीज हुआ है, क्लोजर टू बजट टारगेट फॉर 2022-23। मतलब अगर आप पिछले महीने से कंपेयर करोगे, इंडिया नेट डायरेक्ट टैक्स किटी 16.8% इंक्रीज हुआ है एंड इट इज गोइंग टू टच 13.73 लाख करोड़ बाई फ्राइडे। तो 13.73 लाख करोड़ ऑलरेडी हमारा नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो चुका है। ठीक है, नाउ ये बजट टारगेट मतलब क्या है? देखिए पिछले साल जब बजट प्रेजेंट हुआ था ना 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अब चल रहा है, तब फिनेंस मिनिस्टर ने एक टारगेट रखा था कि हम 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में इतना लाख करोड़ रुपीस एज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करेंगे करके। तो वो टारगेट हम अचीव करने वाला है, ये न्यूज़ आया है दोस्तों। देखिए 2022-23 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के लिए और 3 हफ्ते बचा हुआ है, तो ऑलरेडी हमारा जो कलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत सही तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है। ठीक है, द अपटिक इन नेट पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शंस कंटिन्यू टू आउटस्ट्रिप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स flows, rising 20.73% year on year compared to 13.62% increase in the latter। बस यही बताया जा रहा है दोस्तों, पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शंस ज्यादा है अगर आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन से कंपेयर करोगे। ठीक है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन मतलब क्या है? जो कॉर्पोरेट से लिया जाता है, उनका जो इनकम के ऊपर जो टैक्सेस इंपोज किया जाता है। वैसे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कितना है दोस्तों आज की डेट में? जिन कंपनी का टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 400 करोड़ से कम है उनसे 25% लिया जाता है, जिनका 400 करोड़ से ऊपर है उनसे 30% लिया जाता है। यह है प्रेजेंट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है। अब देखिए ये जो रेट्स है ये भी आपको हमेशा एग्जामिनेशन से पहले चेक करना है दोस्तों, ये भी चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्पोरेट का इनकम अगर बहुत ज़्यादा है तो टैक्सेस के ऊपर कुछ सर चार्जेस भी लगाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो और कुछ डाटा वगैरह दिया हुआ है जैसे कि इतना परसेंटेज इंक्रीज है, इतना परसेंटेज डिक्रीज है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला न्यूज पर चलते हैं। रिक्लेमिंग लॉस्ट चाइल्डहुड्स, ओडिशा पुलिस टू होल्ड ब्रिक किल्न ऑनर्स अकाउंटेबल, जीएस पेपर 2 इश्यूज विद चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर। ये सब में न्यूज आपको काम आएगा। इधर क्या बताया जा रहा है? देखिए हमारे देश में देखा जाएगा तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू एजुकेशन गारंटी किया हुआ है, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया हुआ है। इसके बावजूद इस तरह के केसेस आपको देश भर में देखने को मिलेगा। अभी भी 6, 7, 8 साल के बच्चे काम करते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, है कि नहीं? देखिए दोस्तों सच बात तो यह है, उन बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं आएगा। स्कूल जाएंगे तो बस उन्हें मिड डे मील्स मिल जाएगा, पर केवल दोपहर को खाना खा के कोई फायदा है क्या? रात को भी खाना है, सुबह भी खाना है, फैमिली को भी संभालना है, तो वो काम करने जाते हैं। एजुकेशन से ज़्यादा वो रोटी पानी को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये एक्चुअली सिस्टम की गलती है। केवल चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करके या फिर राइट टू एजुकेशन गारंटी करके सब कुछ नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से सब कुछ इंप्लीमेंट करना होगा। अगर आप बच्चों को स्कूल भेज रहा है तो उस बच्चे का बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी फैमिली का जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे होगा, इसके बारे में तो सोचना चाहिए। तो जो भी है, इधर एक केस स्टडी दिया हुआ है भुवनेश्वर कटक एरिया का, जहां पे लोकल पुलिस एक न्यू कोड ऑफ कंडक्ट इंपोज कर रहा है टू होल्ड ब्रिक किल्न ओनर्स accountable for ensuring the children are removed from their work sites and admitted to school। क्या बताया जा रहा है? देखिए ओडिशा का भुवनेश्वर कटक एरिया में हंड्रेड्स ऑफ ब्रिक किल्न्स है। ब्रिक किल्न मतलब क्या होता है? जो ईंट भट्टे होता है ना दोस्तों, जहां पे ईंट बनाते हैं, तो ऐसे सेंटर्स में बच्चे लोग काम करते हैं। 6-7 साल के जो बच्चे वो काम करते हैं, वो स्कूल भी नहीं जाते हैं। अब ये जो बच्चे हैं ये माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे हैं दोस्तों, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो धूप में उनका काम यह है, जो कच्चा ईंट होता है ना उसे पलटना, बेसिकली सुखाने के लिए पलट के सुखाना होता है, तो उसके पलटने का काम इनका है दोस्तों। और ये जो काम है ये केवल बच्चे ही करते हैं, क्योंकि ये जो कच्चे ईंट है इसके ऊपर अगर एक भारी वजन वाला आदमी पैर रखेंगे तो वो
ईंट जो है पूरा टूट जाएगा। तो बच्चे अगर पैर रखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए। बच्चे ये कच्चे ईंट के ऊपर कदम रखकर एक एक ईंट को पलटते हैं। वैसे देखा जाएगा तो ईंट बनाने वाला जो प्रोसेस है ना, उसमें 4 स्टेजेस है। 1 इज सोइल प्रिपरेशन, 2nd इज मोल्डिंग, 3rd इज ड्राइंग, 4th इज बर्निंग। तो इसमें ड्राइंग वाला जो 3rd स्टेज है दोस्तों, इधर बच्चों का डिमांड है। इस वजह से इधर बहुत सारे बच्चे हैं जो ईंट भट्टे में काम करते हैं। तो इन बच्चों को बचाने के लिए, बेसिकली इन वर्क साइट से बचा के उन्हें स्कूल में एनरोल करवाने के लिए उधर का लोकल पुलिस एक न्यू कोड ऑफ कंडक्ट लेके आया है। वो ब्रिक किल ऑनर्स को अकाउंटेबल बना रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहा है बच्चों को वर्क साइट से रिमूव करने का और स्कूल में एनरोल करवाने का। और ऐसे बताया जाता है दोस्तों, दिन में बच्चे जो है 1000 के करीब ईंट को फ्लिप करता है, वो भी दिन में 2 बार। ठीक है, तो इसलिए अभी भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिश्नरेट, जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, क्रिमिनल्स को अपहरण करना है, पर उन्होंने एक एडिशनल टास्क इधर टेकअप कर रहा है। वो लेबर डिपार्टमेंट, स्कूल एंड मास एजुकेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सबके साथ कोलैबोरेट करके इन बच्चों को बचाने का, इन्हें स्कूल भेजने का एक डिसीजन लिया है। तो पुलिस डिपार्टमेंट सारे ब्रिक किल ऑनर्स को पूछा है कि जितने बच्चे उधर काम कर रहे हैं उनका लिस्ट भिजवाने के लिए और उनके लिए बेसिक सर्विसेज अवेलेबल करवाने। तो ये ड्राफ्ट कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ ब्रिक किल ऑनर्स दैट नो चिल्ड्रन विल बी एंगेज्ड इन लेबर वर्क्स एज पर Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Act 2016 and kiln operators have to declare the premise as child labor free zone। तो इधर एक एक्ट दिया हुआ है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। इस एक्ट के हिसाब से बच्चों से काम नहीं करवाना है और सारे ब्रिक किल ऑपरेटर्स को उनका प्रीमिसेस को चाइल्ड लेबर फ्री जोन करके डिक्लेयर भी करना है। तो ये न्यू कोड ऑफ कंडक्ट में काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है दोस्तों ब्रिक किल ऑनर्स के लिए। जैसे कि उधर जितने माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहा है, उनके अगर 3 से 6 साल के बीच में बच्चे हैं, उनके लिए डे केयर सेंटर्स वगैरह प्रोवाइड करना है और नियर बाई आंगनबाड़ी सेंटर्स के साथ उन्हें कनेक्ट करवाना है, उन्हें प्रोटीन रिच फूड के लिए एक्सेस प्रोवाइड करना है और 6 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उन्हें नियर बाई स्कूल्स में एनरोल भी करवाना है। और ब्रिक किल ऑनर्स को यह भी इंश्योर करना है नो गर्ल और वुमेन इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर वर्क साइट्स। तो वर्क साइट्स में किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ब्रिक किल ऑपरेटर्स को दिया है उधर का पुलिस कमिश्नरेट ने। तो वही बात है दोस्तों, कोड ऑफ कंडक्ट जो लेके आया है इसमें काफी अच्छे अच्छे प्रोविजंस है, पर इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी तो इंश्योर करना पड़ेगा। वैसे देखा जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से राइट टू एजुकेशन, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, ये सब ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, पर नॉन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की वजह से आज ये नौबत आया है। तो केवल कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज करने से नहीं, इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी पुलिस कमिश्नरेट को इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। सिकल सेल स्क्रीनिंग मीट्स ओनली 1% टारगेट, हर्टिंग ambitious elimination goal, GS paper to health and government policies and interventions and issues arising out of its implementation में भी ये न्यूज आपको काम आएगा। सिकल सेल डिजीज मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का रेड ब्लड सेल्स जो है सिकल शेप्ड क्रेसेंट शेप में हो जाता है, रिजिड एंड स्टिकी हो जाता है और ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉग हो जाता है। ब्लड वेसल्स के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स क्लॉग होने की वजह से क्या होगा, ये सेल्स जो है ऑक्सीजन कैरी ठीक से नहीं कर पाएगा, जिस वजह से पेशेंट को पेन होगा और ऑर्गन डैमेज होगा। ठीक है, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब अगर एक मेल एंड फीमेल को सिकल सेल डिजीज है तो 25% चांस है उनका जो बच्चा होगा उनको भी सिकल सेल डिजीज होने का। तो अब न्यूज क्या आया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का प्लान था 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ पीपल को स्कैन करने का सिकल सेल डिसीज के लिए। पर देखिए 2022-23 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के लिए केवल 3 हफ्ते बचा हुआ है, अभी तक केवल 1% ऑफ 1 करोड़ पीपल को स्कैन किया है सिकल सेल डिसीज के लिए। मतलब देखिए ओनली 1,05,954 पीपल को स्कैन किया है और ये 1,05,954 में से ऑलरेडी 5,959 पीपल सिकल सेल डिसीज के लिए पॉजिटिव है। मतलब 5.62% ऑफ 1,05,954 जो है
सिकल सेल डिसीज ट्रेट्स को कैरी करते हैं। तो इतना खतरनाक है दोस्तों, और ये जो स्कैनिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। वैसे 2023 बजट स्पीच में फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने बोला था इंडिया जो है सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक एलिमिनेट करना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। वैसे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का प्लान ये था 2022-23 में 1 करोड़ पीपल को स्कैन करने का और एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाने का, कितने लोग इन्फेक्टेड है, वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका और कोमोबिडिटीज क्या क्या है, ठीक है। और 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक 7 करोड़ पीपल को स्कैन करने का प्लान था। इसके लिए ऑलरेडी 542 करोड़ रुपीस एलोकेट भी किया है, पर यह मैसिव एक्सरसाइज अभी तक हो नहीं पाया है दोस्तों। फिर से एक एग्जाम्पल है दोस्तों, गवर्नमेंट का पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन तो सही है पर इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो अब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को चिट्ठी लिखा है कि स्टेट वाइज स्क्रीनिंग टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। एक एस्टिमेट ये कहता है दोस्तों, इंडिया में अभी के हिसाब से करीब 15 लाख एस्टिमेटेड पेशेंट्स है जिनका सिकल सेल डिसीज है या फिर सिकल सेल एनीमिया है, पर इन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया है, ये कौन है, कहां पे है, यह सब मालूम नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक सेंट्रल रजिस्ट्री क्रिएट करने का और उसे मेंटेन करने का प्लान बना रहा है, जिसमें ये सारे सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स का डाटा होगा और ये सेंट्रल लेवल में मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने अब एक पोर्टल भी डेवलप किया है, बेसिकली एक वेबसाइट भी डेवलप किया है और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप किया है, ये सारा जो स्क्रीनिंग डाटा है उसे कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने न्यू बोर्न बेबीज है ना जो सिकल सेल डिसीज से सफर करते हैं, उन्हें न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना वेरी क्रिटिकल है। करंटली देखा जाएगा तो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना, जिसमें पोलियो वैक्सीनेशन, मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन ये सब प्रोवाइड किया जाता है, उसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है, तो इसे भी इंक्लूड करने का प्लान है। अब देखिए दोस्तों, बात यह है सिकल सेल डिसीज के लिए पॉपुलेशन को रेगुलरली एंड टाइमली स्क्रीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले 2016 में 1.13 करोड़ पीपल को स्क्रीन किया गया था सिकल सेल डिसीज के लिए। तब ये पता चला 1.13 करोड़ में से 9,49,057 पीपल, दैट इज अराउंड 8.75% वेर टेस्टेड पॉजिटिव, और ये 9,49,057 में से 47,311 एंडेड अप विथ फुल ब्लोन सिकल सेल डिसीज, मतलब इनका कंडीशन काफी सीरियस था। और अगर एक पेशेंट सिकल सेल डिसीज से सफर कर रहा है, उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड 30 ईयर्स। तो इतना खतरनाक एक डिसीज है दोस्तों, तो इसे आइडेंटिफाई करना और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों को स्क्रीन करना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें बताया जा रहा है। अगला है कमिटी टू ओवरसी ट्रांसफर एंड इंपोर्ट ऑफ कैप्टिव वाइल्ड एनिमल्स, सुप्रीम कोर्ट, जीएस पेपर 213, जुडिशरी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, कैप्टिव वाइल्ड एनिमल्स मतलब क्या होता है दोस्तों, जो वाइल्ड एनिमल्स कैप्टिविटी में है, जैसे कि जितने वाइल्ड एनिमल्स को जू में रखा है वो कैप्टिविटी में है ना। और अगर आप साउथ इंडियन स्टेट्स में देखोगे तो एलिफेंट्स को कैप्टिविटी में रखा जाता है। केरला जैसे स्टेट्स में मेजर टेम्पल फेस्टिवल्स वगैरह जब होता है तो एलिफेंट डिस्प्ले वगैरह होता है। ये जितने एलिफेंट्स हैं उन्हें भी तो कैप्टिविटी में रखा है ना। तो जितने वाइल्ड एनिमल्स कैप्टिविटी में है उनका वेलफेयर के लिए, बेसिकली उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, यह सब इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमिटी फॉर्म किया था अंडर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपक वर्मा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई पावर्ड कमिटी का जुरिसडिक्शन एंड पावर्स को इंक्रीज किया है। तो इनका काम क्या है, टू कंडक्ट नेसेसरी चेक्स एंड अंडरटेक फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइजेस concerning the import, transfer, procurement, rescue, rehabilitation of wild animals including those in captivity। तो देखिए, वाइल्ड एनिमल्स का अगर बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर हो रहा है, कोई वाइल्ड एनिमल को प्रोक्यूर कर रहा है, कोई वाइल्ड एनिमल्स का रेस्क्यू या रिहेबिलिटेशन कर रहा है, तब ये सब प्रॉपर तरीके से हो रहा है, इन एनिमल्स के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, ये सब इंश्योर करना, नेसेसरी चेक्स को अंडरटेक करना, ये इस हाई पावर्ड कमेटी का काम है दोस्तों। और वाइल्ड एनिमल्स में वो वाइल्ड एनिमल्स भी इंक्लूडेड है जो कैप्टिविटी में है, समझ गए ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स ऑफ द स्टेट्स वुड बी को-ऑप्टेड एज मेंबर्स ऑफ द कमेटी। तो ये हाई पावर्ड कमेटी में एक नया मेंबर ऐड किया है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। देखिए, हर एक स्टेट के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं, उन्हें भी इंक्लूड किया इस कमेटी में।
तो ये जो पैनल होगा दे वुड लुक इनटू ऑल पेंडिंग एंड फ्यूचर कंप्लेंट्स ऑन द इशू। तो वाइल्ड लाइफ वेलफेयर से रिलेटेड जितने पेंडिंग एंड फ्यूचर कंप्लेंट्स होगा वो सबका देखभाल करेंगे ये जो पैनल है। सो द कोर्ट डायरेक्टेड दैट द स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज शुड forthwith report seizure of wild animals or abandonment of captive wild animals to the committee, and the committee shall be at liberty to recommend transfer of ownership of captive animals or of seized wild animals to any willing rescue center or zoo for their immediate welfare, care and rehabilitation। क्या बताया जा रहा है दोस्तों? मतलब देखिए, कोर्ट ने सारे सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया है कि उन्हें उनके स्टेट्स में जितने वाइल्ड एनिमल्स का सीजर हो रहा है, मतलब वाइल्ड एनिमल्स को कोई कैप्चर कर रहा है या फिर कोई अगर कैप्टिव वाइल्ड एनिमल्स को अबैंडन कर रहा है, ये सब के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करना और कमिटी को फॉरवर्ड करना, और कमिटी डिसाइड करेंगे इन एनिमल्स के साथ क्या होना है। तो कमिटी ये रिकमेंड कर सकते हैं इन कैप्टिव एनिमल्स का जो ऑनरशिप है कोई एक रेस्क्यू सेंटर को दिया जाए या फिर कोई एक जू को दिया जाए, ताकि इन एनिमल्स का प्रॉपर तरीके से वेलफेयर हो, केयर हो एंड रिहैबिलिटेशन हो। कुल मिलाकर आप इतना ही समझ लीजिए दोस्तों, जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, केयर के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया है। उन्होंने सारे स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज़ को रेकमेंड किया है उनके वेलफेयर के लिए ये सब करना है। फाइनल अथॉरिटी ये कमिटी का होगा, कमिटी डिसाइड करेंगे इनका किस तरह वेलफेयर हो सकता है करके, ठीक है। तो इस कमिटी में जैसे मैंने आपको पहले बोला चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को इंक्लूड किया है हर एक स्टेट का। इसके अलावा अदर डेसिग्नेटेड मेंबर्स ऑफ द कमिटी कौन कौन होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, हेड ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन एंड द मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है States demand that lightning be declared a natural disaster। जीएस पेपर 3 डिसास्टर मैनेजमेंट में इनोस आपको काम आएगा। देखिए, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसे एनडीएमए कहते हैं, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अपेक्स बॉडी है जिनका मैंडेट है डिसास्टर मैनेजमेंट से रिगार्डिंग पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करना, ठीक है। ये एस्टैब्लिश हुआ था थ्रू द डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट enacted by the government of India on 23 दिसंबर 2005। ध्यान दीजिएगा, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के हिसाब से नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म हुआ था, ठीक है। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज, लेइंग डाउन गाइडलाइंस एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज टू एंश्योर ए होलिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच टू डिसास्टर मैनेजमेंट। तो बेसिकली इंडिया में डिसास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज को फ्रेम करना, गाइडलाइंस को ले डाउन करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को कोऑर्डिनेट करना, ये सब एनडीएमए का काम है। बेसिकली नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नीचे हर एक स्टेट का स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज रहता है। स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के नीचे डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज रहता है। तो बेसिकली डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारे देश में एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है दोस्तों, ठीक है। तो अब न्यूज़ क्या आया है दोस्तों, कुछ स्टेट्स ने डिमांड किया है कि नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जितने वेदर इवेंट्स को आज डिसास्टर्स डिक्लेयर किया हुआ है ना, उसमें लाइटनिंग को भी इंक्लूड करना है करके। देखिए, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा इन्होंने कुछ वेदर इवेंट्स को ऐसे नेचुरल डिसास्टर करके डिक्लेयर किया हुआ है। उन वेदर इवेंट्स में साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, अवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रोस्ट, कोल्ड वेव्स वगैरह है, पर लाइटनिंग नहीं है दोस्तों। लाइटनिंग नहीं होने से प्रॉब्लम क्या होगा ना, देखिए जब भी कोई इस तरह के डिसास्टर्स होते हैं तो हर एक स्टेट को फंड मिल जाता है। बेसिकली हर एक स्टेट का एक स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड रहते हैं, उस फंड का 75% सेंटर की तरफ से आता है। तो इन सारे डिसास्टर्स होता है तो स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड से स्टेट्स जो है पैसे खर्च कर सकता है, पर अगर लाइटनिंग से कुछ प्रॉब्लम होगा तो स्टेट्स को पैसा नहीं मिलेगा। बेसिकली स्टेट्स जो है स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड में से पैसे निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ स्टेट्स जहाँ पे लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला है कि भाई ये लाइटनिंग को भी आप नेचुरल डिसास्टर्स में इंक्लूड करो। तो देखिए, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा साहब का कहना यह है हर साल लाइटनिंग की वजह से 2500 लोगों का डेथ होता है। और बिहार का डिसास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर शाहनवाज आलम साहब का कहना यह है कि पिछले 5 साल में 1500 से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ है बिहार में लाइटनिंग की वजह से। और ये जो लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी है ना, ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा, बिहार में भी, और इवन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी लाइटनिंग की वजह से डेथ रिपोर्ट हुआ है दोस्तों। नाउ ये जो लाइटनिंग होता है ना दोस्तों, ये डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि हिली स्टेट्स है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह है, उधर लाइटनिंग ज्यादा रात में होता है।
इस वजह से उधर डेथ कम रिपोर्ट होता है। रात में तो सब घर के अंदर होगा, सो रहा होगा, पर प्लेन स्टेट्स में लाइक मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारे स्टेट्स में दिन के टाइम पर ज्यादा लाइटनिंग होता है। इस वजह से प्लेन्स में लाइटनिंग की वजह से डेथ ज्यादा रिपोर्ट होता है दोस्तों। और सबसे ज्यादा फार्मर्स अफेक्टेड है, फार्मर्स का सबसे ज्यादा डेथ हुआ है लाइटनिंग की वजह से, वो भी रेनी सीजन में। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपसे ऐसे स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हिली रीजन्स में लाइटनिंग की वजह से डेथ रेट कम क्यों है एज कंपेयर्ड विथ प्लेन रीजन। रीजन क्या है? हिली रीजन्स में लाइटनिंग जो है ज्यादातर रात में होता है, वेरास प्लेन रीजन में लाइटनिंग जो है दिन में होता है। इस वजह से डेथ रेट प्लेन रीजन्स में ज्यादा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। And India is among only 5 countries in the world that has early warning system for lightning, and the forecast is available from 5 days to up to 3 hours in advance of the predicted event. तो देखिए, दुनिया में केवल 5 कंट्रीज है जिनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है लाइटनिंग के लिए। तो हमारे देश में लाइटनिंग का जो फोरकास्ट है ये 5 दिन से लेके 3 घंटे पहले तक मिल जाता है। तो ये सब डाटा बताया जा रहा है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नेचुरल डिजास्टर्स में कौन कौन से डिजास्टर्स ऑलरेडी कवर्ड है ये आप ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ भी चुका है दोस्तों। ठीक है, ये पेस्ट अटैक वगैरह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आपको ऑप्शंस दिया जाएगा ना, तब जब ये पेस्ट अटैक देखेगा तो आपको लगेगा कि पेस्ट अटैक कौन सा नेचुरल डिजास्टर है। देखिए, जो लोकस्ट अटैक्स होते हैं ना वेस्टर्न स्टेट्स में, तो ये सब ऑलरेडी नेचुरल डिजास्टर में कवर्ड है, ध्यान दीजिएगा। अगला साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक न्यूज है, द इविल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये आर्टिकल लिखा है डी बालासुब्रमण्यन साहब। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पॉइंट आउट किया था दैट 1990 से लेके अब तक 420 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट ऑलरेडी लॉस हो चुका है, बिकॉज उन फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट किया है अदर लैंड यूजर्स के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, बायोफ्यूल्स के लिए। और सबसे ज्यादा लॉस हुआ है दोस्तों ट्रॉपिकल रीजन्स में, सच एज इंडिया, चाइना, अफ्रीका एक्सेट्रा। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अपना ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के थ्रू ये बताया था दैट 31% ऑफ द लैंड ऑन अर्थ इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, अभी के हिसाब से दुनिया भर में 31% ऑफ लैंड जो है फॉरेस्ट है। जब इन फॉरेस्ट को गिराया जाएगा या फिर ट्रीज को गिराया जाएगा, दे लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड हेंस ग्लोबल वार्मिंग। ये सब बेसिक डाटा है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, जब आप पेड़ को नीचे गिराओगे उतना कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होगा। पेड़ जो है कार्बन को अब्जॉर्ब करते हैं, वो फिर नहीं हो पाएगा, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। डिफॉरेस्टेशन increases 11% of global greenhouse gas emissions like CO2, CH4, N2O, SO2, etc. That is carbon dioxide, methane, nitrous oxide, sulfur dioxide, etc. and chlorofluorocarbons भी। तो डिफॉरेस्टेशन 11% इंक्रीज करता है ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस एमिशंस जो है। फिर देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक हेल्थ ग्रुप पॉइंट आउट किया था दैट डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू स्पाइक्स इन इन्फेक्शियस जेम्स सच एज दोस कॉजिंग डिसीजेस सच एज मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा। तो देखिए, डिफॉरेस्टेशन से केवल ग्लोबल वार्मिंग नहीं, काफी इन्फेक्शियस जर्म्स भी स्प्रेड हो सकता है, लाइक मलेरिया जो कॉज करते हैं, कौन सा नाम मैं भूल गया, मलेरिया फैलाने वाला एक पैरासाइट है, हाँ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इसके अलावा डेंगू फैलाने वाला जो डेंगू वायरस है, ये सबका जो स्प्रेड है वो इंक्रीज हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जो ह्यूमंस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, ये कह रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक हेल्थ ग्रुप जो है। फिर देखिए, डॉक्टर एस.बी. कड्रेकर ऑफ द एनवायरमेंटल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ये पॉइंट आउट किया है, नॉट जस्ट ट्रीज बट सोइल एंड वाटर टू मस्ट बी सेव्ड। केवल ट्रीज को ही नहीं, सोइल एंड वाटर को भी कंजर्व करना है। इन्होंने कहा है that 1% increase in deforestation leads to a 0.93% decrease in the availability of clean drinking water. Very important point. अगर deforestation 1% increase होगा, इसका मतलब यह है clean drinking water की availability 0.93% decrease होगा, especially in rural areas. ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है? देखिए, trees जो है पानी एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के टाइम पर, ये आपने बेसिक बॉटनी में पढ़ा होगा। तो अगर अर्थ का 30% लैंड एरिया फॉरेस्ट है, तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो इसका डबल इफेक्ट होगा ना, क्योंकि ये जो पानी रिलीज होता है ये रेनफॉल के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो भी सी बात है, अगर आप ट्रीज को काटोगे रेनफॉल भी कम होगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, नाउ इंडिया का सिचुएशन क्या है?
इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर जो है इट इज अबाउट 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 22% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री। पर देखिए दोस्तों, ब्रिटिश एरा से अगर आप देखोगे काफी डिफोरेस्टेशन हो रहा है दोस्तों इंडिया में। देखिए आपको पता ही होगा, इंग्लैंड में जितने भी बिल्डिंग्स है, पैलेसेस है, म्यूजियम्स है, वो सब बना के से इंडिया में से टिम्बर लेके गए थे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही काफी डिफोरेस्टेशन हुआ है दोस्तों। पर अभी भी डेवलपमेंट के चक्कर में इंडिया में डिफोरेस्टेशन हो रहा है। हिमालयन स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 21,000, 24,000 एंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है अभी भी। फिर भी देखिए उधर अंडरपास, ओवरपास, हाईवेज, अलग अलग बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। गोवा में भी काफी डिफोरेस्टेशन हो रहा है दोस्तों। मुंबई गोवा हाईवे वगैरह कनेक्ट करने के लिए अराउंड 31,000 ट्रीज को कट किया गया था लोकल अथॉरिटीज की तरफ से। तो ये सब बताया जा रहा है। और एक एग्जाम्पल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NH 163 को एक्सपांड करने के चक्कर में 9,000 बेनियन ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने वाला है। ठीक है, ये जो जैंट बेनियन ट्रीज आपको पता है दोस्तों बहुत बड़ा होता है, ये सेंचुरीज ओल्ड है। ठीक है, इसे एक्चुअली प्लान किया था हैदराबाद के जो निजाम्स थे ना वो, पर अब ये NH 163 का एक्सपांशन के चक्कर में इन सारे जैंट बेनियन ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये सब इविल इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल गया होगा, बस उतना ही है दोस्तों। अगला है केसेस ऑफ डायबिटीज, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल राइजिंग ग्लोबली। The number of type 2 diabetes cases worldwide grew by more than 1.5% annually between 2000 and 2019। देखिए 2000 and 2019 के बीच में नंबर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज केसेस जो है दुनिया भर में हर साल 1.5% इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले ये टाइप 2 डायबिटीज मतलब क्या होता है? डायबिटीज मतलब क्या होता है? देखिए, हम जो खाना खाते हैं दोस्तों उसे हमारा शरीर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये बात आपको मालूम है। प्रिसाइसली खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे ब्लड में इस शुगर लेवल को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम है इंसुलिन का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंसुलिन जो हार्मोन है उसे कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, नाउ अगर ये इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा तो हमारा ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में होगा? नहीं होगा। अगर ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आएगा, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, लाइक हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस कंडीशन को डायबिटीज बोलते हैं। वैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल, और एक है प्री डायबिटिक, ऐसे कुछ कंडीशन है। तो बस टाइप 1 एंड टाइप 2 सबसे मेजर है। इसमें टाइप 1 क्या होता है ना दोस्तों, वो जेनेटिक होता है। अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम था तो आपको भी होने का चांसेस है। और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे खतरनाक है। ये आपका डाइट की वजह से, अनहेल्थी डाइट की वजह से होता है। अगर आप जंक फूड्स बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, या फिर आपका मतलब डाइट बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब जो आपका सामने है सब आप खा लेते हो, ठीक है, पार्टी फूडिंग करते हो आप, तो ये सब की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का चांसेस है। तो दुनिया भर में आजकल लोगों का डाइट ठीक नहीं है कि नहीं? तो इस वजह से 2000 से 2019 के बीच में हर साल 1.5% टाइप 2 डायबिटीज केसेस रिपोर्ट हो रहा है, ये कह रहा है न्यूज जो है। और देखिए 2019 में ओबेसिटी एंड हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स किल्ड 5 मिलियन एंड 4.3 मिलियन पीपल रेस्पेक्टिवली। देखिए दोस्तों 2019 में ओबेसिटी की वजह से, ओबेसिटी मतलब जो ओवरवेट है, एंड हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वजह से 5 मिलियन एंड 4.3 मिलियन लोगों का डेथ हुआ। एंड इट इज मोर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट डेथ रेट्स दैन द स्टडी मेक्स इट सीम। अब देखिए तो एस्टिमेट दिया हुआ है 5 मिलियन एंड 4.3 मिलियन, जो है इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सो पीपल आर ईटिंग अनहेल्दी फूड विथ लेस एक्सरसाइज। तो देखिए आपका जो डाइट है दोस्तों थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम प्रॉपर डाइट आप फॉलो करो। जो आपका मनपसंद का खाना आप खा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हर दिन कम से कम हाफ एन आवर आपको वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जिम जाना है, कुछ करना है। आप घर पे भी आपके जो कमरा में बैठे सॉरी आपके रूम के अंदर दरवाज़ा बंद करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सिटअप मारा, पुशअप मारा, है कि नहीं, ये सब आप कर सकते हो। सो इनकम इनइक्वालिटी exacerbates the burden of metabolic diseases with people in low to middle income countries bearing the ब्रेड। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो हो रहा है दोस्तों वो लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज में है, ऐसा बताया जा रहा है। छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, बस मैंने आपको बता दिया। केसेस ऑफ डायबिटीज, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल वगैरह ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है हर साल 1.5%। फिर देखिए आफ्टर 20 ईयर्स कंट्रीज फॉरज ए हिस्टोरिक हाई सीज ट्रीटी। देखिए 20 साल से डिस्कशन चल रहा था दोस्तों,
फाइनली यूएन मेंबर कंट्रीज ने एग्री किया है एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए हाई सीज में जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। द हाई सीज ट्रीटी विल कवर व्हाट इज आउटसाइड कंट्रीज नेशनल जुरिसडिक्शन। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, कंट्री का जुरिसडिक्शन के बाहर जो सी एरिया है ना उसे हाई सीज बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कंट्री का बेस लेन है, इधर से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी है, इधर कंट्री का 100% जुरिसडिक्शन है। ठीक है, मतलब जितने फिशिंग एक्टिविटीज है, मिनरल्स है, सबका जो अथॉरिटी है वो कंट्री के पास होगा। फिर 12 नॉटिकल माइल्स तक कंटीजियस जोन है एंड बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये सब के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया दोस्तों, और ज़्यादा मैं डीप नहीं जा रहा हूँ। तो बस आप इतना ही समझ लीजिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जो एरिया है ना इसे हाई सीज बोलते हैं, जहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई जुरिसडिक्शन नहीं होगा। तो इसी वजह से हाई सीज में जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसे प्रोटेक्ट करने के बारे में काफ़ी कंफ्यूजन प्रिवेलिंग था। तो अब जाके एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ट्रीटी साइन हुआ है बेसिकली हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एंड दिस वाटर्स अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ अर्थ सर्फेस। तो देखिए, हाई सीज जो है अर्थ सर्फेस का 70% है, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रीटी इतना लेट क्यों हुआ, सवाल बनता है। So the treaty establishes a mechanism to designate marine protected areas and creates groups to oversee regulations. तो बेसिकली इस ट्रीटी के हिसाब से हाई सीज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वगैरह एस्टैब्लिश किया जाएगा और अलग अलग ग्रुप्स को क्रिएट किया जाएगा रेगुलेशंस वगैरह को ओवरसी करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, साइंस एंड टेक से रिलेटेड और भी न्यूज़ है एक्चुअली द हिंदू का साइंस एंड टेक पेज में, पर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे उस न्यूज़ में से नहीं मिला। फालतू में डिस्कस करने का क्या फ़ायदा है, वैसे भी आपके लिए इतना ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, और भी आपके अंदर इन्फॉर्मेशन भरोगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा, है कि नहीं, जो भी है। सो अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूँ। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।